Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that I have started exclusively to provide you with the previous year questions. And today we are going to see the previous year questions from Social Security Acts. And ये questions पूछे गए थे in the APFC examination 2023. ठीक है, this is for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO examination, that is APFC and EO or AO 2025 examination. ठीक है, now why is this important? Because when we talk about Social Security Acts, at least 5 to 6 questions पूछे जाते हैं out of 120 questions. अगर आप basics भी बहुत सही से कर लोगे, then you should be able to answer easily more than 90% of these questions. ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में कौन सा वाला एक्ट है जिसमें आपको फोकस करना है, कौन सा ऐसे टॉपिक्स है इन दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट जिससे पढ़ने से आपका ये क्लियर होगा. सो फॉर दैट यू नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे देखेंगे सो दैट आपका जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो हो जाए. बेस्ड ऑन दैट आपका प्रिपरेशन आप कर सके फ्रॉम दैट कंटेंट. ठीक है, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है फ्रॉम EduTap. EduTap हैज़ कम अप विथ ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर द UPSC EPFO एग्जामिनेशन, जो यू कैन से 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा आपके सारे FAQs के लिए. सो इसमें आपको जो बेसिक डाउट्स हैं FAQs होते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीकोडेड सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछेंगे एक्सेट्रा. ऑल दिस विल बी आंसर्ड फ्रॉम दिस गाइड बुक. तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप उसको क्लिक करेंगे तो दैट विल टेक यू थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, 1 or 2 स्टेप्स, नॉट मोर देन दैट, डोंट वरी. तो आफ्टर विच द एंटायर कंटेंट वुड बी सेंड टू योर ईमेल आईडी, आपके इनबॉक्स में आ जाएगा. तो आराम से उसमें से जो भी आपके क्वेरी से आप रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो प्लीज़ आप लिंक क्लिक करके यू कैन गेट दैट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक सो दैट आपका जर्नी स्मूथ हो जाए, इस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन जर्नी है. ठीक है, विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन. जो पहला क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट से. सो व्हाट इज़ द लिमिट, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट. यहाँ पे आना चाहिए, ये मैंने देखा नहीं था. The provisions of the Employees Compensation Act 1923 from the date of reference within which the Commissioner is required to dispose of the matter relating to the compensation and intimate the decision to the employee. Now employee का compensation के तहत कुछ डिस्प्यूट हुआ है, देन ही हैज़ कंप्लेंट किया है कमिश्नर को. सो वंस दैट गोज टू द कमिश्नर, कंप्लेंट गया है विद इन, जिस दिन से कंप्लेंट गया है टू हिम, सो विद इन 3 months, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, विद इन 3 months ही हैज़ टू डिस्पोज ऑफ द मैटर. ओके, एंड इन्फॉर्म द डिसीजन टू द एम्प्लॉई एज वेल. वो उस टाइम पे वो स्क्रूटिनाइज करेंगे क्या कंप्लेंट है, क्यों आया है. बेस्ड ऑन दैट ही विल डिस्कस जो भी हियर टू बोथ द पार्टीज, एम्प्लॉई का भी एम्प्लॉयर का भी, एंड देन ही विल कम अप विद हिज ऑर्डर. ठीक है, वो 3 months में हो जाना चाहिए ये पूरा प्रोसेस. Simple straight question, right? Easy है ना? Yes. Now what is the minimum number employees employed by an establishment functioning without the aid of power and is registered under the Cooperative Societies Act 1912 that shall require it to come within the purview of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. Now when we talk about Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, जो normal fact सब it will be available जहाँ पे भी applicable where greater than 20 employees होंगे. ओके, वहाँ पे एप्लीकेबल होगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहा लेस दैन 20 एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होगा. बट अगेन द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए 2 months का नोटिस पीरियड देके वो करना पड़ेगा. अदरवाइज कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स है जो एक्सक्लूडेड है इसमें से. वन ऑफ दोज इज दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी अगर उसमें 50 एम्प्लॉयज़ से कम है
एंड दे आर वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब पूरा मैन्युअली काम चल रहा है, इन दैट केस दे कैन बी exempted from this act. So here यहाँ पे 50, मतलब यहाँ पे सी what is the minimum number of employees employed by an establishment functioning without the aid of power and is registered under the Cooperative Societies Act that shall require it to come within the purview. कहाँ पे minimum 50 या more होगा तभी वो EPF एक्ट में आएगा, अदरवाइज इफ इट इज लेस देन 50 वो नहीं आएगा. सो मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है, 50 है यहाँ पे. ये भी बेसिक स्ट्रेट क्वेश्चन ही है, ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन है आंसर. स्ट्रेट क्वेश्चन इजी है. Now, any question relating to disablement shall be determined by which one of the following authorities under the Employees State Insurance Act 1948. Now, जिस establishments में ये एप्लीकेबल होगा ये एक्ट, वहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है एंड इसकी वजह से डिसेबलमेंट हुआ है ऑफ द एम्प्लॉई, इन दैट केस उसके एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो पार्शियल डिसेबल हुआ है, कंप्लीट डिसेबल हुआ है, ये सब कौन बता सकता है, एक मेडिकल अथॉरिटी ही बता सकता है. तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड रहता है. सो दैट विल बी एबल टू लुक इनटू दिस. सो इन दिस केस इट इज द मेडिकल बोर्ड that will answer any question relating to the disablement of the employee. See, yes, C is the correct answer. ये भी straight question है. जब आप provisions करोगे वहाँ clearly mentioned है, medical board को के पास ही ये जाएगा. Any question related to the disablement under the Employee State Insurance Act. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अप्लाइड क्वेश्चन है. सो नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन दैट इज पेड टू एन एम्प्लॉय हु इज टोटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड. सो टोटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड है ये एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी. ओके, वहाँ पे काम कर रहा था जिस कंपनी में एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट लागू होता है, ठीक है, एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट. तो इसमें उसको कितना अमाउंट मिलेगा, एंड यहाँ पे दे दिया इन्होंने मंथली वेजेस 22,500 एंड रेलेवेंट फैक्टर 159.8. तो इसमें जब भी कोई एम्प्लॉय टोटली या परमानेंटली डिसेबल्ड होता है, इन दैट केस एक फॉर्मूला है इन्होंने दिया है, 60% ऑफ द मंथली वेजेस, ओके, प्लस मतलब दैट वुड बी मल्टीप्लाइड, दिस 60% जो भी वैल्यू आएगा दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विथ द रेलेवेंट फैक्टर. वो कई सारे उन्होंने चीज़ें लेके दे हैव कम अप विद दिस रेलेवेंट फैक्टर. लॉट ऑफ what you will say components, indicators they must have considered while coming up with this relevant factor. So you have to multiply that with the relevant factor. So whatever the amount that we'll get, okay, वो 1,40,000 से ज़्यादा है. ओके, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो दिस वुड बी एप्लीकेबल. और ये 1,40,000 से कम आ रहा है ये अमाउंट, देन 1,40,000 विल बी एप्लीकेबल. सो इन दिस केस 60% ऑफ 22,000 कितना है, 60%, 60/100 इंटू 22,500, ठीक है. सो 0, 6, 5, 30, 60, 12, 13, 14, 15, 60, 12, 13, ये हो 13,500 है. दिस 13,500 इंटू हमारा रिलेवेंट फैक्टर कितना है, 159.8, 159.5 ये किए तो यू विल गेट 21,57,300. सो इट इज़ हायर, इधर 1,40,000 मिनिमम उतना होना चाहिए. अगर इससे कम है तो इतना तो देना पड़ेगा, अगर इससे ज़्यादा तो वॉट एवर द हायर अमाउंट दैट वुड बी पेड एज कंपेंसेशन. सो इन दिस केस द कंपेंसेशन अमाउंट वुड बी 21,57,300. कई बार हिंट भी नहीं देंगे तो सो दैट्स द रीज़न यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला एंड द रेलेवेंट फैक्टर. कई रेलेवेंट फैक्टर दे देते हैं, ओके, एंड मिनिमम वेज तो उनको देना ही पड़ेगा. ओके, so this is here, C is the answer. ये applied question है. For that you need to have that conceptual clarity to resolve this question. Moving on to our next question. What is a minimum number of employees required to be working in an establishment so that the employer, with the authorization of the majority of the employees of the establishment, may apply to the central government to authorize the employer to create a separate provident fund account for the employees under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952.
नाउ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में मैंने बोला है कि 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ओके मैंने बोला नहीं, अभी बता रही हूँ, सॉरी। सो इसमें 3 कंपोनेंट्स है, एक तो ईपीएफ है, दैट इज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना। इसमें ये ईपीएफ का जो फंड है, जो भी एप्लीकेबल एस्टैब्लिशमेंट्स है, दे हैव टू पे द अमाउंट, ओके उसमें उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बोलता है मेरा बहुत बड़ी कंपनी है एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस पीएफ अकाउंट, मैं खुद का पीएफ ट्रस्ट में खुद कर लूँगा, इन दैट केस दे कैन गो फॉर दैट, बट फॉर दैट this particular company, X company, should have at least a minimum 100 employees and majority of these employees should accept to this proposal and उस पर्टिकुलर एक्स ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 3 years का पीएफ डिपॉजिट इन सब में बहुत क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, ओनली देन दे कैन स्टार्ट देयर ओन ट्रस्ट एंड देन डिपॉजिट द पीएफ इनटू दैट। सो हियर ऑप्शन ए इज द 100। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अभी तक हमने देखा है कि 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस में बारिंग दैट कंपेंसेशन वाला क्वेश्चन, बाकी 4 बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस है, मतलब मोर देन 90% ऑफ इजी से क्लियर कर लोगे। सो सोशल सिक्योरिटी एक्ट कितने हैं, 4 या 5 ही है। अगर वो आप बेसिक्स भी सही से पढ़ लोगे प्रोविजंस, तो आप 90% प्लस क्वेश्चंस बहुत आसान से कर लोगे एंड आपका कट ऑफ में ये बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड एंड बिफोर वाइंडिंग अप एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। एड्यूटैप इज करेंटली ऑफरिंग 3 courses फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, 3 types of courses for all those who are preparing for the or targeting for the UPSC, EPFO, APFC and EOR AO 2025 एग्जामिनेशन। ना उसमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो उन बच्चों के लिए टारगेट जो उन बच्चों के लिए ये यूज़ रहेगा जो बच्चे चाहते हैं कि पूरा कंटेंट सारे सब्जेक्ट्स का उनको एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। जो जनरली फर्स्ट टाइम लिखने वाले होते हैं वो जनरली दे गो फॉर दिस। सो इसमें क्या है, आपको ऑल द सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, वीडियो लेसन्स, पीडीएफ्स, चैप्टर क्विजेस एक्सेट्रा। अलॉन्ग विद दैट एक वीकली स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा कुलदीप सर से, जिसमें आपको ये कंटेंट किस तरह से, इतना कंटेंट है राइट, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करें वो आपको बता दिया जाएगा। सेकेंड है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स। नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स है उसी के लिए उनको कोर्स चाहिए। देखिए कई सारे बच्चा जब एग्जाम प्रिपेयर करता है, एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक के लिए नहीं, एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। नाउ कई सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स एक्सेट्रा, लेकिन इन एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे APFC, EOR AO एग्जाम के लिए लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या अकाउंटेंसी या फिर आपकी पॉलिटी, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं राइट। तो ये तो किसी और एग्ज़ाम में पढ़ा नहीं है उन्होंने, तो उनको लगता है कि बाकी सब तो मैं कर लूँगा लेकिन इसके लिए मुझे कुछ कहीं पे कोर्स चाहिए होगा, तो ये वो कोर्स है। इसमें भी आपको कंटेंट पूरा लाइव क्लासेस, PDFs, वीडियो रिकॉर्ड्स, नो चैप्टर क्विजेस सब मिल जाएगा इसमें भी आपको, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कोर्स, ये टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए जो नो उन्होंने पूरा अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लिया है बट नाउ दे वांट टू हैव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये उनके लिए है। सो यहाँ पे ये लोग ये कोर्स लेंगे तो इनको ये मॉक टेस्ट ये सब मिल जाएंगे जो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा एंड देन उनको जो एग्जाम लेवल टाइप के क्वेश्चंस वो सब इसमें उनको मिल जाएगा। सो दीज आर ना जो डिफरेंट नीड्स, बेस्ड ऑन द डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एड्यूटैप इज कैटरिंग टू देयर नीड्स थ्रू दीज कोर्सेज, ठीक है। एंड विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम थ्रू दिस ईमेल आईडी, आप यहाँ पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो या इस नंबर पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द अदर कोर्सेज यू कैन गो थ्रू दिस साइट एज वेल, सो दैट आपको उनका उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।